गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो दो असम राइफल के जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। दरअसल में आप लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज से लगभग एक हफ्ता पहले मणिपुर गए थे। तो उन्होंने नेशनल हाईवे 2 का इस्तेमाल किया था अपने ट्रैवल के लिए। उसी नेशनल हाईवे 2 के ऊपर हमें ये इंसिडेंट होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, मणिपुर के अंदर पिछले 2.5 साल में बहुत बड़ा अनरेस्ट हमें देखने को मिला, पर कभी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इस तरह अटैक नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से अटैक सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। दरअसल में उनकी व्हीकल को यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया। अब अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है कि आखिर ये अटैक किसने किया, पर माना जा रहा है कि जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उसके द्वारा ये अटैक करवाया गया है। दोस्तों, पीएलए और कुछ नहीं, ये मीती बेस्ड आपको एक इंसर्जेंट टेररिस्ट ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। भारत सरकार ने इसको बैन कर रखा है सिंस 1979, और इनका उद्देश्य यही है कि मणिपुर को भारत से अलग करना है। देखो, वो मंसूबे तो कभी पॉसिबल हो नहीं पाएंगे, पर हमें ये अभी फिलहाल ये जो इंसिडेंट है वो देखने को मिला है। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि मणिपुर प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत है सिंस February 13। अब आपको असम राइफल्स के बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए। दोस्तों, असम राइफल्स ना अपने आप में एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिसका नाम है डुअल कंट्रोल। दरअसल में होता क्या है ना कि असम राइफल की जो नोडल मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो दरअसल में एमएचए के अंतर्गत है। वेयर एज अगर हम बात करें ऑपरेशन कंट्रोल, तो वो इंडियन आर्मी के अंतर्गत है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके कि किस तरह से कमांड एंड कंट्रोल होगा, तो उसमें भी कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ रिक्रूटमेंट वाली बात करें, कैडर मैनेजमेंट के इश्यूज की बात करें, तो उसमें भी डुअल कंट्रोल होने की वजह से ऑफिसर्स दोनों के दोनों स्ट्रीम से आते हैं, एंड उस वजह से वहां पे भी परेशानी हो जाती है। जो बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है, पर जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या हमारा जो आर्मी है वो सेट करता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये डुअल कंट्रोल की वजह से देखने को मिल जाती हैं। और अपने आप में ही क्या है, ये एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, ये इसी की जिम्मेदारी आपको देखने को मिल जाएगी। दरअसल में ना असम राइफल का दो तरह का है रोल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, पैरामिलिट्री भी और मिलिट्री भी। पैरामिलिट्री किस तरह से, क्योंकि बॉर्डर को गार्ड करना, इंटरनल सिक्योरिटी देखना। मिलिट्री क्यों, क्योंकि आर्मी के साथ में काम करती है नॉर्थ ईस्ट एंड म्यांमार बॉर्डर रीजन्स, और इसका पर्पस यही है इंडियन म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना। इस डुअल कंट्रोल को खत्म करने के लिए काफी बार चिट्ठियां भी लिखी गई हैं, काफी कोशिश भी करी गई है, पर फिलहाल आज के समय हमें ये डुअल कंट्रोल वाली सिचुएशन आज के समय देखने को मिल ही रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आपको एक और यहाँ पे पिक्चर देखने को मिलेगी। दरअसल में ये आपके सामने आपको स्नेक बोट रेस आपको देखने को मिलेगी। इसको केरला के अंदर ना वल्लम कली के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। इनफैक्ट ये बहुत ही पॉपुलर है ये जो रेस है, ठीक है ना। कई बार कई बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया है। एंड साथ ही साथ अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई थी परम सुंदरी, उसमें मूवी में भी यहाँ पे इस स्नेक बोट रेस का यहाँ पे दिखाया गया है। दरअसल में जो ओनम का फेस्टिवल होता है ना, जो हम अगस्त सितंबर में मनाते हैं, तो उस टाइम के ऊपर इस तरह की ट्रेडिशनल बोट रेस जो है केरला की, वो यहाँ पे होती है। एंड इनको हम लोग स्नेक बोट के नाम से यहाँ पे इन बोट्स को जानते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 20 सितंबर 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि हिंदी दिवस के ऑफर्स जो थे वो एक्सटेंड किए गए हैं, एंड आपको सभी हिंदी मीडियम बैचेस के ऊपर अप टू 70% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सभी कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो चाबहार पोर्ट के रिगार्डिंग है। दोस्तों, मिडल ईस्ट के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा झटका हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड उसका रीजन ये है कि चाबहार पोर्ट जो आपको देखने को मिला है ना यहाँ पे ईरान में, यूएसए ने इसके ऊपर जो भारत को वेवर दे रखा था वो वेवर खत्म कर दिया है।
ये अपने आप में बड़ी ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। पहले आप लोग थोड़ा चाबार पोर्ट के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। दोस्तों, चाबार पोर्ट इंडिया और ईरान ने मिलकर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोर्ट यहाँ डेवलप किया है। एंड यहाँ पर भी इनफैक्ट आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, ये गल्फ ऑफ ओमान में है, ठीक है, चाबार पोर्ट। एंड अगर हम बात करें ना ग्वादर पोर्ट की, तो ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर है, जिसको चाइना ने काफ़ी मदद करी है बनाने के अंदर, उसके काफ़ी करीब था। तो भारत को काफ़ी अच्छा एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है कि उसको टैकल करने के लिए, चाइना की डोमिनेंस को यहाँ पे कम करने के लिए। बात ये भी करें कि अगर हमें अफगानिस्तान तक रीच आउट करना है, तो एक्चुअल में आप बात करेंगे ना, तो जाहेदान तक यहाँ पे आपका रेल रूट, एंड उसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जरांज दिलाराम हाईवे भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो चाबार पोर्ट और ईरान के थ्रू हम लोग INSTC, मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये आपका चाबार पोर्ट इंपॉर्टेंट था। तो देखो, ये सारी इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, क्योंकि यूएसए ने जो भारत को वेवर दे रखा था कि ठीक है भारत इस चाबार पोर्ट को डेवलप करे, अफगानिस्तान को मदद भी करनी है, तो उसके लिए यूएसए ने हमें वेवर दे रखा था। पर ये जो वेवर है, ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने यहाँ पे खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम टाइमलाइन की बात करें, तो 2003 में भारत और ईरान के बीच MOU साइन हुआ। फिर 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने एक ट्राईलैटरल एग्रीमेंट साइन किया रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, उसने यहाँ पे ना जो शहीद बेहस्ती टर्मिनल है, उसको ऑपरेट करना यहाँ पे स्टार्ट किया। दरअसल में ना यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक है शहीद बेहस्ती और दूसरा है आपका शहीद कालंतारी। तो भारत जो है ना, वो दरअसल में शहीद बेहस्ती टर्मिनल को यहाँ पे ऑपरेट करता है। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि यूएसए ने भी यहाँ पे हमें 7 साल पहले 2018 में वेवर दे दिया था कि भारत कर सकता है, वरना ईरान के ऊपर उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं, पर इंडिया को उसने वेवर दे दिया था, ठीक है। 2019 से 21 के बीच में भारत ने बहुत सारी शिपमेंट्स भेजी अफगानिस्तान को। 2024-25 में हमारा 10 ईयर का पैक्ट साइन हुआ ईरान के साथ कि चाबार को ऑपरेट करेंगे। $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लस $250 मिलियन आपके फाइनेंसिंग में यहाँ पे हमने कमिट किए। एंड अगर हम बात करें तो आज के समय और एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, तो इसकी एक्सपेंशन थी कि हम इसको 5 लाख TEU, TEU दरअसल में होता है 20 फुट इक्वलेंट यूनिट। दरअसल में ना अगर हम बात करें आपके शिप्स की, उनकी ना जो लेंथ देखी जाती है शिपिंग कंटेनर्स की, वो TEUs 20 फुट इक्वलेंट यूनिट में देखी जाती है कि 20 फुट का एक यूनिट आप मानेंगे, एंड उस तरह से आप फिर उसकी कंटेनर की लेंथ देखते हो। तो इतनी यहाँ पे आपकी 5 लाख TEUs इसकी यहाँ पे कैपेसिटी, हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रहे थे। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसको 700 किलोमीटर रेल लाइन से जाहेदान, जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी था, यहाँ तक हम इसको कनेक्ट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे वेवर के ऊपर खत्म कर दिया, सूर्यवोक कर दिया है। अब ईरान के ऊपर भी इसके ऊपर प्रेशर आएगा, भारत के ऊपर भी प्रेशर आएगा, ठीक है ना। तो दोनों दिक्कतें हम यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं। तो इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो थे अलग अलग रेलवे कनेक्टिविटी के, एक्सपेंशन के, टर्मिनल के, वो सारे कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हो चुके हैं। अब पॉइंट पता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप इससे ईरान पे भी खूब प्रेशर डालेंगे और भारत पे भी खूब प्रेशर डालेंगे। भारत जो और यूएसए ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें यूएसए को फेवरेबल डील मिले और भारत को अच्छी डील ना मिल पाए, दैट इज द एंटायर पर्पस। उसके ऊपर सैंक्शन, उम्मीद तो यही है कि इसके ऊपर सैंक्शन हटा, जो वेवर दिया गया था वो वापस मिल जाएगा। पर दिक्कत ये है कि जो अभी नेगोशिएशंस होंगे ना भारत और यूएसए के बीच में, उसमें फिर चाबार पोर्ट का भी डिस्कशन होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत ही तेज और शातिर बिजनेसमैन की तरह यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो सभी देशों के ऊपर खूब प्रेशर डाल रहे हैं कि सामने वाला देश हमारे सामने आके एक ऐसी डील दे जिससे यूएसए को बहुत ज्यादा फायदा हो। तो ये चाबार पोर्ट भी उसी का ही एक एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडिया AI समिट 2026। दोस्तों, 2026 में ना इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होगा, एंड वो होगा 19-20 फरवरी में, एंड एट भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। अब ये जो समिट है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान रखना कि ये कोई पहला समिट नहीं होगा इस तरह का, इसके पहले भी हमारे समिट्स हो चुके हैं। जैसे आप नोटिस कर पाएंगे कि पहला जो समिट हुआ था ना, वो हुआ था ब्लेचली पार्क में। ब्लेचली पार्क आपको यूके में देखने को मिल जाता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ये हुआ था 2023 में। फिर उसके बाद सियोल समिट हुआ 2024 में, एंड उसके बाद फिर पेरिस AI जो समिट था वो 2025 में हमें देखने को मिलता है। एंड इनफैक्ट इस 2025 के समिट में फ्रांस तो था ही था पेरिस में जो है, एंड इंडिया ने भी इसमें को चेयर यहाँ पे किया था।
अब 2026 का जो समिट होगा वो आपको भारत में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें कोशिश क्या होगी, हम फोकस करेंगे इम्पैक्ट के ऊपर। बात काफी होगी एक्शन की, अब बात आएगी इम्पैक्ट की। कोशिश ये रहेगी कि एआई के जो टेंजिबल आउटकम्स हैं हम उनके ऊपर फोकस कर पाएं। तो भारत की मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो इसको होस्ट करेगी। एआई का जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको यहाँ पे शोकेस करने की कोशिश करी जाएगी। एंड 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रहेंगे। पहला है पीपल, दूसरा है प्लेनेट, तीसरा है प्रोग्रेस। मीनिंग ये है कि लोगों के ऊपर फोकस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों की जिंदगी बेहतर हो एंड कोई भी इंसान पीछे ना रहे। साथ में ही एआई को ये भी ध्यान रखना होगा कि क्लाइमेट रेजिलियंस प्रमोट हो, रिसोर्स एफिशिएंसी पे फोकस हो, प्लेनेट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तरक्की की, प्रोग्रेस की, तो इसका हेल्प होनी चाहिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, इन सब को बेहतर करने के लिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सूत्र या प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसके पीछे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होगा उसमें 7 थीमेटिक चक्रों की बात होगी। पहला है उसमें ह्यूमन कैपिटल, कि जो हमारे लोग हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हों इन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ये बात करता है कि एआई जो है ना वो लिंग्विस्टिक, जेंडर और अलग अलग तरह की जो डाइवर्सिटी होती है ना उनको इंश्योर करे, उनको रिप्रेजेंट करे। इसमें जो बायस हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, उनको खत्म किया जाए। तीसरा है आपका सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। ये बात करता है आपके ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की। चौथा पॉइंट है रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी की। इसका मीनिंग यही है कि जो एआई सिस्टम्स होंगे ना वो इस तरह से हों जो रियलिटी को दर्शा पाएं, लोकल रियलिटी के हिसाब से खुद को यहाँ पे एडजस्ट कर पाएं। पांचवा पॉइंट है आपका साइंस का। इसमें यहाँ पे बात होगी आपकी कि किस तरह से आपस में पार्टनरशिप करके एआई के रिगार्डिंग रिसर्च जो है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। एआई रिसोर्सेज को डेमोक्रेटाइज करना ताकि आपके छोटे देश भी या अलग अलग और इस तरह से एंटिटीज भी उसको पार्टिसिपेट कर पाएं। एंड लास्ट है आपका एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। इसमें वही बात है कि अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे आपका हेल्थ, एजुकेशन, उन सेक्टर्स के लिए, बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे होना चाहिए। एंड इनफैक्ट सरकार ने तो देखो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 8 इंडिजिनियस फाउंडेशनल मॉडल यहाँ पे लॉन्च किए हैं अलग अलग डोमेन्स के लिए, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर के लिए। सिमिलरली हमने 30 डेटा और एआई लैब्स लॉन्च की हैं अंडर अवर वेरी ओन इंडिया एआई मिशन। साथ में ही फेलोशिप प्रोग्राम हम दे रहे हैं जिसके माध्यम से अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर लेवल के आपके जो स्कॉलर्स होते हैं उनको हम मदद कर रहे हैं। एंड बहुत सारे इवेंट्स हैं जैसे एआई पिच फेस्ट, उड़ान जो हमने डिस्कस किया, युवा एआई इनोवेशन चैलेंज, ठीक है। तो एआई की जो अलग अलग आपके सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो यहाँ पे हमारे होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे हैकाथॉन्स वगैरह भी होती हैं। एआई एक्सपो हो गया, रिसर्च सिंपोजियम हो गया, ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज हो गया। ये सारे अलग अलग इवेंट्स यहाँ पे भारत एआई को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इबोला के रिगार्डिंग। दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि 48 केसेस इबोला के आ चुके हैं एंड 31 डेथ्स हो गई है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। देखो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि इबोला शब्द आया कहाँ से। दोस्तों इबोला शब्द आया इबोला नदी से। बेसिकली इबोला नदी के पास में एक गांव था जहां पर पहली बार इबोला का केस डिस्कवर हुआ था 1976 के अंदर। कहां पर डिस्कवर हुआ था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अब उसी नदी का नाम रख दिया गया, इबोला नदी का नाम इबोला डिजीज। ये दोस्तों आपकी एक वायरल डिजीज आपको देखने को मिल जाएगी जो कि ऑर्थो इबोला वायरस के द्वारा यहाँ पे कॉज करी जाती है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये इंसानों को तो फैलती है एंड उसी के अलावा अगर हम बात करें गोरिल्लास, चिंपैंजी, मोंकीज, इन सब को भी इम्पैक्ट यहाँ पे करती है। जो फ्रूट बैट होते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रूट बैट आपके जो ट्रोपोडिडाई फैमिली के जो होते हैं फ्रूट बैट, वो इसके रेजर्वायर माने जाते हैं, ठीक है ना। तो बैट से आपको यहाँ पे जो फ्रूट बैट होते हैं उनके थ्रू यहाँ पे आपको इबोला के होस्ट यहाँ पे माने जाते हैं। अब ये अपने आप में जूनोटिक डिजीज है। क्यों? क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमन तक फैलती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड से कांटेक्ट आने से, सिक्रेशंस आने से, या फिर इन्फेक्टेड एनिमल जैसे बैट, गोरिल्ला, मॉन्की, फॉरेस्ट एंटीलोप, उनके ऑर्गन्स के थ्रू यहाँ फैल सकता है, ठीक है। बैट के थ्रू तो डायरेक्टली ही है और बाकी भी रेजरवायर हो सकते हैं इनडायरेक्ट तरह से, क्योंकि उनको भी इफेक्ट किया गया है तो उनसे भी इंसानों में यहाँ पे फैल सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। डायरेक्ट कंटेंट में आते हैं अगर आप बॉडी फ्लूइड के इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उस केस में भी ये हो सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसका कोई परमानेंट क्योर तो एग्जिस्ट करता नहीं है,
पर अगर हम बात करें ना FDA की, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसने यहाँ पर कुछ इसके लिए रिकमेंडेशन यहाँ पे ज़रूर दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 2 मेडिसिन्स का आपको नाम देखने को मिल जाएगा। एक यहाँ पे आपको मेडिसिन देखने को मिलेगी इनमाज़ेब और एक है इबांगा। दरअसल में ना ये और कुछ नहीं, ये मोनोक्लोनल आपको एंटीबॉडीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बेसिकली होता क्या है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ इनमाज़ेब की, तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये वायरस को न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं और उस वायरस की एंट्री ब्लॉक कर देती हैं होस्ट सेल के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है, इम्यून सेल को मदद मिल जाती है कि इन्फेक्टेड सेल्स को वो मार सके। इसी तरह से अगर हम बात करें इबांगा की, ये सिंगल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपको देखने को मिल जाएगी और ये बाइंड कर जाती है, ये बाइंड कर जाएगी वायरस को। एंड बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन सेल रिसेप्टर्स के साथ फिर इबोला वायरस बाइंड नहीं हो पाता और इस तरह से वायरस की एंट्री सेल के अंदर रुक जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरह से आप इबोला से निजात पा सकते हो, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारे सामने जो टॉपिक है वो है ज्ञान एक्स के बारे में। अब सबसे पहले तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए। ज्ञान एक्स स्टैंड करता है गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग। समझते हैं इस बात को। देखो आप लोग जानते होंगे कि भारत गगनयान मिशन के लिए और बाकी और मिशंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है। अब जब हम गगनयान मिशन कंडक्ट करेंगे और बहुत सारे मिशन हम करेंगे, तो उस टाइम हमें कई दिनों तक स्पेस में यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो स्पेस में रहने की वजह से कई बार बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, कई बार स्ट्रेस जैसी सिचुएशन फेस हो सकती है, प्लस और जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल सकती है ना, क्यों ना उनकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे धरती पे ही कर लें। बिल्कुल। अब उसी लिए यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इस तरह से स्पेस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने एक तरह से यहाँ पे उसका एक रेप्लिका यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है कि इस पर्टिकुलर डब्बे में कह सकते हो आप लोग कि वैसी ही कंडीशंस होंगी, सिमिलर वर्किंग कंडीशंस रहेंगी जैसे कि आपको स्पेस में देखने को मिलेगी। तो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ सकता है वहाँ के टाइम के ऊपर, कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो सारी कहीं न कहीं यहाँ पे सिमुलेटर के माध्यम से ही हम यहाँ पे कर पाएँगे। उसीलिए यहाँ पे इनको डेवलप किया गया है। तो ये सारी जो आपकी ग्राउंड बेस्ड सिमुलेशंस हो रही हैं, ये इसरो, आईसीएमआर और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु यहाँ पे इनको कैरी आउट कर रहा है, ताकि हम यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे डेवलप कर पाएँ, उनकी मेडिकल, साइकोलॉजिकल, टीम वर्क एस्पेक्ट्स में हम यहाँ पे हम चेक कर पाएँ अपने कन्फाइंड एनवायरनमेंट के अंदर। उससे पता क्या होगा, आगे जाके किसको भेज सकते हैं, किस एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना, क्या तरीके हैं हमारे पास रूटीन को हैंडल करने के, अकेलेपन को हैंडल करने के, वो सारे हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो कन्फाइंड सिमुलेटर है ये, ठीक है। तो साइंस के एक्सपेरिमेंट होंगे। हालांकि देखो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली हम रेप्लिकेट करेंगे, जैसे खासकर अगर हम बात करें ना माइक्रो ग्रेविटी की, जो एक तरह से जहां आपको वेट फील ही नहीं होता, जो वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है, उसको कंप्लीटली रेप्लिकेट यहाँ पे नहीं किया जा सकता धरती के ऊपर। वो एक मेजर इशू है, बट इसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम ज़रूर फोकस कर सकते हैं। बाकी इसमें देखो जैसे हमारी जो डाइट है, खाना है, वो खाना डीआरडीओ ने यहाँ पे तैयार किया है कि कैसा खाना वहाँ पे वो कर पाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भी यहाँ पे मदद करी है। तो हम आप नोटिस कर पाओगे कि जो डिफेंस पर्सनल होंगे वो इस तरह से 6 डिग्री हेड डाउन टिल्ट अंडरगो करेंगे, ताकि उनको थोड़ा माइक्रो ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पे फील हो पाए। फिर अकॉर्डिंगली जो क्रू होगा वो बायोमेडिकल ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेगा स्ट्रेस और आइसोलेशन के अंदर, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ज्ञान एक्स वन के अंतर्गत जो ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप जी एंड 2 और लोगों ने यहाँ पे 10 दिन के लिए इस ज्ञान एक्स के अंदर वो स्टे किए एंड वहां पर उन्होंने अलग अलग तरह के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए। तो ज्ञान एक्स का मीनिंग और कुछ नहीं, गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट ही आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे इस तरह के सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में होते हैं, जैसे नासा जो है वो भी पैराबोलिक फ्लाइट्स करता है, ठीक है ना, वो छोटे समय के लिए माइक्रोग्रेविटी को करने के लिए, तो एक्चुअली में फ्लाइट ही लेता है वो। इसके अलावा ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की बात करें तो वहां पर भी कन्फाइनमेंट स्टडीज होती हैं एंड मार्स हैबिटेट को वो सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। भारत में भी अगर हम बात करें, जो सोकर वैली है ना, वहां पर आपका हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन होप हैबिटेट जो है हमने वहां पे बनाई है, ताकि हम भी मार्स जैसी कंडीशन, जैसे हो गया हाई यूवी रेडिएशन, वहाँ का परमाफ्रॉस्ट हो गया, उसको हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे होते रहते हैं। तो इससे प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाने में आसानी हो जाती है, एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग हम यहाँ पे उनके साथ करवा पाएंगे, आने वाले मिशन के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने है ना वो है एनसीएसटी। सबसे पहले मैं आपको एनसीएसटी के बारे में समझा देता हूँ,
फिर इसके करंट रेलेवेंस के ऊपर आएंगे कि करंट मुद्दा क्या है। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की, दरअसल में इसको 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 338A। अब ध्यान में रखिएगा 89th अमेंडमेंट हमने किया 2003 के अंदर एंड उसके माध्यम से इसको एस्टेब्लिश किया। देखो पहले क्या था ना, पहले आप नोटिस कर पाओगे जो हमारे पास एनसीएससी था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, एक सिंगल ही था आर्टिकल 338 के अंतर्गत। पर इस अमेंडमेंट के बाद एनसीएसटी को अलग किया गया एंड अलग से 338A आर्टिकल आपका यहाँ पे बन जाता है। अब एनसीएसटी में आपको एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर देखने को मिल जाएंगे जिनको अपॉइंट प्रेसिडेंट जी करते हैं एंड इनके काम यही होते हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में और अलग अलग लॉज बन रखे हैं उन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना। कुछ कंप्लेंट्स आती हैं रिगार्डिंग कि शेड्यूल्ड ट्राइब के राइट्स या सेफगार्ड्स इम्पैक्ट हुए हैं तो उन कंप्लेंट्स को इंक्वायर करना, फिर सरकार को यहाँ पे एडवाइस करना कि और कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस बेहतर हो सकता है, वो सारा काम करते हैं। एंड इसके अलावा प्रेसिडेंट को ये हर साल रिपोर्ट सबमिट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट जो होती है वो पार्लियामेंट के अंदर टेबल भी की जाती है। वेलफेयर स्कीम किस हद तक काम कर रही हैं वो भी यहाँ पे इन्हीं का काम होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोटिस करेंगे कि एनसीएसटी के पास सिविल कोर्ट की पावर है, यानी कि विटनेस को समन करना, एग्जामिन करना, एविडेंस रिसीव करना, ठीक है, वो सेम पावर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा ये खुद भी अपनी मर्जी से, जिनको बोलते हैं सुओ मोटो, अपनी मर्जी से भी किसी मुद्दे को टेकअप कर सकते हैं या अगर इनके पास कोई पिटीशन आती है तो उसके बेसिस पे भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली डायरेक्टली ये प्रेसिडेंट जी को ही यहाँ पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अब एक्चुअली आप नोटिस करिएगा कि ना जब ये बना 2004 के अंदर, उसके एक साल बाद 2005 में एक नोटिफिकेशन दिया गया। उस नोटिफिकेशन में ये बोला गया कि एनसीएसटी को कुछ और भी काम करने होंगे। टोटल 8 एडिशनल फंक्शंस बोले गए। क्या क्या थे ये फंक्शन, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्या शेड्यूल्ड ट्राइब को ये ओनरशिप मिल रही है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की या नहीं मिल रही। प्लस एट द सेम टाइम हमारा जैसे एक्ट है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पैसा एक्ट, ठीक है, क्या वो सेफ गार्ड्स अच्छे से हो रहे हैं, मिनरल्स के ऊपर, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा, किस आपके शेड्यूल्ड ट्राइब को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। इस तरह 8 और फंक्शंस यहाँ पे इनको करने के लिए बोला गया। अब अभी क्या किया है एनसीएसटी ने, एक अलग से कमेटी बनाई है ये देखने के लिए कि भाई ये जो 8 फंक्शंस इनको असाइन किए गए हैं 2005 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत उसको ये कैसे कर सकता है। क्योंकि ना पहले भी एनसीएसटी ने बार बार बोला है कि उसके पास स्टाफ की कमी है, फंड्स की कमी है, तो करनी तो है, देखो कैसे करनी है। तो उसके लिए ही यहाँ पे एक कमेटी यहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई है कि हाउ कैन इट एग्जैक्टली परफॉर्म दिस फंक्शन, दैट इज व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो करंट रेलेवेंस इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, मेजर रेलेवेंस जो थी वो स्टैटिक वाली थी जो हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर ली है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसकी अगर हम बात करें तो पैसिफिक एंगल जो है दरअसल में ये इंडो पैसिफिक के अंदर लार्जेस्ट डिजास्टर रिस्पांस एंड जो HADR एक्सरसाइज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगी। बाकी DRI की बात करें दोस्तों तो DRA जो है ना वो CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट है। कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर नहीं बल्कि ये मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो तीसरा भी इनकरेक्ट हो गया। और लास्ट स्टेटमेंट की बात करें UNHRC की तो इसमें 47 मेंबर स्टेट से होते हैं, सो दिस इज करेक्ट, राइट। तो ये थी आज की डिस्कशन। आप सभी लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।